आज सुबह सुबह राम प्रसाद जी बिस्तर से नहीं उठे। शांति जी घबरा गईं। वे दौड़ती हुई आईं और अपने पति को जगाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन राम प्रसाद जी ने आंखें नहीं खोलीं। शांति जी और भी घबरा गईं। घबराहट में वे पड़ोस में रहने वाले राजेश को बुला लाईं। राजेश ने राम प्रसाद जी की नब्ज जांची। उनकी सांसें चल रही थीं। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने राम प्रसाद जी की जांच की, इंजेक्शन लगाया और दोबारा जांच की। जांच में मालूम पड़ा कि राम प्रसाद जी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा कि वे अभी ठीक हैं, लेकिन शांति जी से बोले, जितना जल्दी हो सके अपने शहर के अस्पताल ले जाइए और अच्छे से इनका इलाज करवाइए, नहीं तो कभी भी अनहोनी हो सकती है। शांति जी घबरा गईं और रोने लगीं। डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। फिर राजेश बोला, काकी, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? काका जी ठीक हो जाएंगे। राजेश शांति जी और राम प्रसाद जी को काकी काका कहता था। राजेश का अपना कोई नहीं था। उसके बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। वह राम प्रसाद और शांति जी को ही अपना मानता था और उनके कामों में हमेशा मदद करता था। राजेश ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र भैया तो शहर में ही रहते हैं। आप उन्हें अभी फोन करो और सब बता दो कि काका जी को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ने शहर में जाकर इलाज करवाने को कहा है। आप कहो तो मैं कल ही आप दोनों की टिकट करवा देता हूं। इतना कहकर राजेश वहां से चला गया। फिर शांति जी अपने बेटे वीरेंद्र को फोन लगाती हैं। एक बार फोन लगाने पर वीरेंद्र फोन नहीं उठाता। शांति जी दूसरी बार फोन लगाती हैं। शांति की बहू रचना फोन उठाती है। उधर से आवाज आई, हेलो। इधर से शांति जी ने कहा, बहू मैं बोल रही हूं, तुम्हारी सासू माँ गांव से। उधर से रचना ने उखड़े स्वर में कहा, हाँ तो बोलो, क्या काम है? इन्होंने इस महीने के पैसे तो भेज दिए आपके खर्चे के। तभी शांति जी ने रोते रोते कहा, बहू मैंने पैसे के लिए फोन नहीं लगाया। तुम्हारे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनके इलाज के लिए उन्हें शहर आना पड़ेगा। वीरेंद्र कहाँ है? उससे मेरी बात करवा दो। उधर से रचना बोली, वो घर पर नहीं है, वे किसी काम से बाहर गए हैं। शाम को आएंगे तो बात कर दूंगी। जबकि वीरेंद्र उसके सामने ही बैठा था और वह सब सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी मां से बात नहीं की। रचना को अपने ससुर जी के हार्ट अटैक पर कोई अफसोस नहीं था। उसे तो बस अपने खर्चे की पड़ी थी। वीरेंद्र ने रचना से पूछा, मां का फोन था, क्या कह रही थीं वे? रचना तिलमिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, एक और खर्चा तैयार कर दिया अपने माथे पर। बूढ़ा बुढ़िया के खर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक के बाद एक तैयार है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? हुआ क्या है ये तो बताओ, वीरेंद्र ने कहा। रचना बोली, तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। इलाज के लिए शहर आना चाहते हैं, अपने पास। वीरेंद्र चौंकते हुए बोला, क्या? बाबूजी को हार्ट अटैक आया है? ये बात तुम अब बता रही हो? तभी रचना गुस्से में बोली, मरे तो नहीं हैं अभी, जिंदा हैं। तुम्हें उतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इलाज के लाखों रुपये कहाँ से आएंगे? मैंने सोचा था इस महीने सोने का रानी हार बनवाऊंगी, पर मेरे नसीब में कहाँ है रानी हार पहनने का सुख। इधर शांति जी के पति राम प्रसाद ने पूछा, तुमने वीरेंद्र के पास फोन लगाया था, क्या कहा उसने? शांति जी कहती हैं, वीरेंद्र से बात नहीं हुई। बाबूजी घर पर नहीं थे। बहू रचना से बात हुई है, वह शाम को बात करवा देगी। राम प्रसाद जी कहते हैं, तुम फालतू की बहू बेटे को परेशान कर रही हो। कहाँ से लाएंगे मेरे इलाज के लिए इतने पैसे? देखो मैं ठीक हो गया हूं, कोई मुझे हार्ट अटैक नहीं आया। ये डॉक्टर तो फालतू डरा देते हैं। अब उम्र भी हो गई है, एक न एक दिन तो ऊपर जाना ही है। शांति जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। आप ऐसा मत बोलिए, आप कुछ हो गए तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा तो आपके सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं है। तभी राम प्रसाद जी का फोन बजता है। फोन पर वीरेंद्र होता है। हाँ पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? रचना बता रही थी कि आपको हार्ट अटैक आया है। राम प्रसाद जी सारी बात बता देते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज जल्दी करना होगा। उधर से वीरेंद्र कहता है, पिताजी, जैसे ही मेरे पास पैसे की व्यवस्था होगी मैं आपको शहर बुला लूंगा। यहाँ शहर में इलाज बहुत महंगा है। इतना कहकर वीरेंद्र फोन काट देता है।
अब शांति जी हर दिन सुबह से शाम तक अपने बेटे वीरेंद्र के फोन का इंतजार करती रहती और राम प्रसाद जी की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ने लगी। शांति जी राम प्रसाद जी से कहती, आज 5 दिन हो गए हैं पर वीरेंद्र का कोई फोन नहीं आया और आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वे रोने लग जाती। राम प्रसाद जी अपनी पत्नी शांति को समझाते, तू बेवजह ही इतना सोच रही है, शहर में हजारों काम होते हैं, बेटा किसी काम में लग गया होगा, उसके पास समय नहीं होगा, मेरी जान के लिए पैसे का इंतजाम करता होगा। तभी उनके पड़ोस में रहने वाला राजेश आता है। काका काकी, आप अभी तक शहर नहीं गए इलाज के लिए? वीरेंद्र भैया नहीं आए आपको लेने? मैंने सोचा आप तो अभी तक चले गए होंगे, मैं दूसरी जगह गाड़ी का भाड़ा लेकर गया था। एक काम करो, आप दोनों अभी तैयार हो जाइए, मैं आपको छोड़ आता हूं। हो सकता है वीरेंद्र भैया किसी काम में व्यस्त हों, उन्हें टाइम न मिल रहा हो। राजेश उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर उनके बेटे के पास छोड़ आता है और खुद वापस आ जाता है। जैसे ही रचना दरवाज़ा खोलती है, अपने सास ससुर को दरवाजे पर खड़े देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह मुंह बनाकर अपना फोन लेकर कमरे में चली जाती है, न हाल चाल पूछती है। फिर वीरेंद्र को फोन लगाकर गुस्से से कहती है, अरे तुमने नहीं माने, अपने माँ बाप को यहां बुला लिया मेरी छाती पर। तभी वीरेंद्र कहता है, माँ बाबूजी यहां कैसे आए? रचना, मैंने तो नहीं बुलाया। ठीक है, मैं घर आता हूं, फिर बात करता हूं। रचना मुंह बनाते हुए एक गिलास पानी लाकर दे देती है। तभी वीरेंद्र आ जाता है। वह कहता है, माँ बाबूजी, आप कैसे आए? मैंने तो कहा था ना कि जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। शांति जी कहती हैं, बेटा, हमें पड़ोस का राजेश छोड़ने आया था, तू अपने बाबूजी को जल्दी से डॉक्टर को दिखा दे, उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। वीरेंद्र बिना बोले अपने कमरे में चला जाता है। वहां रचना आग बबूला हो रही थी। वीरेंद्र बोला, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? अब आ गए तो मैं क्या करूं? मैं बाबूजी को डॉक्टर को दिखाकर 1-2 दिन में गांव रवाना कर दूंगा। मैं उन्हें ऐसा नहीं कह सकता कि वे यहां से चले जाएं। अब आए हैं तो डॉक्टर को दिखा देता हूं। वीरेंद्र अपनी मां और बाबूजी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर राम प्रसाद जी का चेकअप करते हैं। जांच में मालूम पड़ता है कि उनकी हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई हैं। हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन का खर्च 2 से 2.5 लाख रुपए होगा। डॉक्टर ने कहा, इनका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा वरना उनकी जान जा सकती है। ये सुनते ही वीरेंद्र के तो चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वह शांति जी और राम प्रसाद जी को वापस घर ले आता है और माथा पीटकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तभी शांति जी अपने गले का मंगलसूत्र निकालकर उसके हाथों में रख देती है। बेटा, ये बेच दे, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे। तभी वीरेंद्र गुस्से से बोलता है, माँ, इस मंगलसूत्र को बेचने से कितने पैसे आएंगे? तभी शांति जी कहती हैं, बेटा, जो तूने गांव की जमीन बेची थी उसके पैसे होंगे। बेटा, उसे तेरे पिताजी का इलाज करवा दे। इतने में रचना बोल पड़ी, अच्छा, आपकी नज़र उन पैसों पर है? वह तो कब के खत्म हो गए हैं। हमने वे पैसे अपने व्यापार में लगा लिए थे। तुमने पैसे अच्छे नियत से नहीं दिए थे, तभी तो हमें व्यापार में घाटा हुआ। और अपने कमरे में चली जाती है। वीरेंद्र भी पीछे पीछे चला जाता है। रचना से कहता है, रचना, जो जमीन के थोड़े पैसे बचे हैं, क्या उससे बाबूजी का इलाज करवा दें? तभी रचना चिल्लाते हुए बोलती है, सोचना भी मत, वे पैसे मैंने अपने लिए रानी हार बनवाने के रखे हैं और इतने पैसे बाबूजी के इलाज में लगाओगे तो क्या गारंटी है कि वे बच जाएंगे? अरे, ऑपरेशन के वक्त बाबूजी मर गए तो मेरे पैसे पूरे खराब हो जाएंगे और बूढ़े तो हो गए हैं। इतने पैसे इलाज में लगाने की क्या जरूरत है? भगवान के पास जाने की उम्र हो चुकी है। रचना की आवाज इतनी तेज थी कि शांति जी और राम प्रसाद जी के कानों तक सुनाई दे रही थी। शांति जी ने साड़ी की पल्लू से अपने आंसू पोंछे और अपना बैग उठाया। एक हाथ से राम प्रसाद जी का हाथ पकड़कर बेटे के घर से निकल गईं। बोली, हम यहां अब एक पल भी नहीं रुकेंगे, वापस अपने गांव चलते हैं। राम प्रसाद जी ने कहा, पर शांति, तुम्हें तो पता नहीं गांव कैसे जाना है। शांति जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, राजेश ने मुझे नंबर दे दिया था कि काकी, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े
फोन लगा देना। मैंने उसको फोन लगा दिया है, उसने सब व्यवस्था कर दी है गांव जाने की। और शांति जी राम प्रसाद जी वापस अपने गांव आ जाते हैं। इधर वीरेंद्र कमरे से बाहर निकलकर देखता है कि बरामदे में न तो शांति जी थी, न राम प्रसाद जी थे, न ही उनका सामान था। वह घबरा जाता है। रचना, माँ बाबूजी कहाँ गए? रचना को कुछ भी पड़ी नहीं थी। वह खुश होकर बोली, अच्छे, यहां से चले गए, बला टली। इधर गांव में शांति जी के आंखों के आंसू सूखने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वह रो रो कर बोल रही थी, कैसी औलाद को जन्म दिया मैंने, जिसे 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, यहां तक कि उसके व्यापार के लिए जमीन तक बेच दी। इस बेटे के लिए अब हम बोझ लग रहे हैं। अरे, ऐसी औलाद से तो मैं बांझ रहती तो अच्छा होता। अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे तुम्हारे इलाज के लिए? यह सब राजेश दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। वह अपने काका काकी के पास आकर बोला, अरे काकी, एक बेटे ने काका के इलाज के लिए मना कर दिया, तो आपका दूसरा बेटा अभी मरा नहीं है, जिंदा है। मैं कराऊंगा काका का इलाज। तभी शांति जी आश्चर्य भरी निगाहों से राजेश की ओर देखती है। बेटा, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा? राजेश कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने अपनी शादी के लिए, तेरी बहू के लिए गहने बनवाने के पैसे जोड़े थे, उनसे मैं इलाज करवाऊंगा। तभी राम प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, हम तेरे पैसे नहीं लेंगे। मेरी बहू रचना सही कहती है, यदि इलाज के दौरान मैं मर गया तो तेरे पैसे बेकार जाएंगे। तभी राजेश गुस्से में कहता है, काका, एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी तो 2 साल बाद हो जाएगी, पर मेरे काका काकी कहाँ से आएंगे? और अपने आंसू पोंछ लेता है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। फिर शांति जी राजेश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। राजेश कहता है, यह रोने का वक्त नहीं है, आप तैयार हो जाइए, मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर आता हूं। राजेश राम प्रसाद जी को शहर ले जाकर उनका ऑपरेशन करवा देता है। राम प्रसाद जी धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं, उनकी तबीयत में अच्छा सुधार होने लगता है। शांति जी कहती हैं, बेटा, ये तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए। तभी राजेश कहता है, आपने तो मुझे दुनिया की बहुत कीमती अनमोल चीज दी है, आप दोनों का प्यार। बचपन से ही आपने मुझे माँ की तरह पाला। मेरे बाबा तो बचपन में ही मर गए थे। काका ने मुझे कंधे पर उठाकर गांव में घुमाया। मैं कैसे भूल सकता हूं आप दोनों का एहसान? फिर तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। शांति जी कहती हैं, जिस औलाद को मैंने जन्म दिया उसके लिए हम बोझ बन गए, और तू पराया होकर खून के रिश्ते से ज्यादा हो गया। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे इसके जैसे बेटे को अपनी कोख से जन्म देना। कहानी की शिक्षा, खून के रिश्ते कभी कभी स्वार्थ और लालच में कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और रिश्ता देखभाल, त्याग और निस्वार्थ सहयोग पर टिका होता है। जो व्यक्ति जन्म से अपना न हो, वही कभी कभी सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए रिश्तों की कद्र उनके व्यवहार से करें, न कि सिर्फ खून से। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एल आपने कहानी सुनने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।